आज जो हम आपके समक्ष चर्चा लेकर आए हैं वह सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक लग्न में प्रथम भाव में सूर्य के फलों को लेकर आए हैं। हम चाहते तो एक ही बार में, एक ही वीडियो में एक लग्न के सारे भावों में सूर्य के फल कह सकते हैं, लेकिन वही बात हो जाएगी जो सब कर रहे हैं कि बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में आपको प्रथम भाव में सूर्य के क्या फल होते हैं, द्वितीय भाव में क्या होते हैं, तृतीय भाव में क्या होते हैं, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में आपको बता दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि आप इन भावों में जो ग्रह आते हैं वो ग्रह वहां किस किस प्रकार की फलित करते हैं उसे भी थोड़ा बारीकी से समझे। चलिए आज का पाठ हम प्रारंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग हमारे इस चैनल पर ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं और बहुत ही गहनता के साथ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे हर पाठ में एक गहराई हो जो आप लोगों को प्राप्त हो सके। वर्तमान में हम विभिन्न लग्नों के प्रथम भाव में सूर्य के फलों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। पूर्व में 2 वीडियो आप लोगों के समक्ष हम प्रस्तुत कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत पहले वीडियो में हमने मेष लग्न से लेकर कर्क लग्न तक के जातकों के लिए प्रथम भाव में सूर्य के फलों को देखा। फिर द्वितीय वीडियो में हमने सिंह लग्न से लेकर वृश्चिक लग्न तक के जातकों के प्रथम भाव में सूर्य के फलों को समझा। आज हम धनु लग्न से लेकर मीन लग्न तक के जातकों के प्रथम भाव में सूर्य किस प्रकार के फल देता है वह समझेंगे। हमारे अभी तक के जितने भी वीडियोस हैं इस श्रृंखला में और इस विषय में, उन सभी वीडियोस को आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। और यदि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है, सटीकता के नज़दीक लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले जितने भी हमारे ज्ञान के वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। बेल आइकन को बटन दबा के आप ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस, पोस्ट, सभी कुछ आपको प्राप्त हो सके। आज के विषय पर आते हैं। हम अधिक समय व्यर्थ ना करते हुए सीधा सीधा विषय पर आएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबे होते हैं और हमारे जितने भी दर्शक हैं उनमें से अधिकतर दर्शकों की यह शिकायत है कि वीडियो बहुत लंबे होते हैं या विषय पर आते आते हमें समय लग जाता है। तो हम सीधा सीधा विषय पर आते हैं। आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले धनु लग्न के प्रथम भाव में सूर्य के फलों की। यह हम सभी जानते हैं कि सूर्य अग्नि तत्व है, सिंह राशि का स्वामी है, सिंह राशि अग्नि तत्व है। और यहाँ हम जिस लग्न की बात कर रहे हैं, धनु लग्न, वह भी अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व की राशि में सूर्य जब आ जाता है तो उसके कारकत्व में कुछ वृद्धि होती है, क्योंकि अग्नि तत्व में आने के बाद में अग्नि और अधिक तीव्र हो रही है। तो यहाँ कुछ हम विशेष बातें अवश्य धनु लग्न के जातकों में देखेंगे। अब चूंकि धनु लग्न में सूर्य जो है वह भाग्येश भी होता है, तो हम यहाँ लग्न में उसके आने से बहुत अच्छी बातों की चर्चा करेंगे। यानी अधिकतर बातें तो अच्छी होंगी। यदि सूर्य पीड़ित नहीं है तो हम अच्छी बातों से बिल्कुल भी परहेज नहीं करेंगे। सूर्य पीड़ित होगा तो हम कुछ परेशानियां भी देखेंगे। लेकिन यदि सूर्य प्रथम भाव में है धनु लग्न में, तो सबसे पहले तो हम इस बात को समझ जाते हैं कि जातक भाग्यशाली हैं। उनका भाग्य बहुत ही उत्तम होता है। जातक के अंदर धार्मिकता होती है, धार्मिकता उसकी बढ़ती रहती है। जातक अधिक यात्राएं करने वाला होता है और जातक ज्ञान को पाने वाला और ज्ञान का प्रसार करने वाला अवश्य होता है। ज्ञान को पाने वाला से तात्पर्य तो आप समझ सकते हैं कि ज्ञान को पाने वाले जो होते हैं, जो ज्ञान अर्जित करते हैं, ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, कई क्षेत्रों का ज्ञान वह अपने अंदर समा लेते हैं।
लेकिन जब हम ज्ञान के प्रसार की बात करते हैं तो हम आधुनिक युग में यदि देखें तो ज्ञान का प्रसार अधिकतर शिक्षक करते हैं, तो हम जातक को शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता हुआ पाते हैं। यानी अधिकतर जातक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं, या यदि और क्षेत्रों में भी होंगे तो वह किसी न किसी तरीके से ज्ञान का प्रसार अवश्य करते हुए पाए जाएंगे। जातक मेहनती होते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करना इनका मूल उद्देश्य होता है। क्योंकि आप जब धनु लग्न की बात करेंगे तो इसका जो चिन्ह है आप उसी से समझ सकते हैं। धनुष लिए हुए एक व्यक्ति जिसका पिछला हिस्सा जो है वह एक जानवर का है, और जब धनुष की बात होती है, बाण की बात होती है, तो हम लक्ष्य की बात करते हैं। तो लक्ष्य भेदन की जो प्रवृत्ति होती है वह धनु लग्न के जातकों में अच्छी होती है। अब सूर्य के यहां आने से वह लक्ष्य भेदन की जो प्रवृत्ति है वह और अधिक बढ़ जाएगी। यानी जातकों के अंदर अटूट मेहनत करने का एक गुण विकसित हो जाता है, और वह किसी भी लक्ष्य को भेदने के लिए हमेशा संकल्पित रहते हैं। धनु लग्न के जातक धुन के पक्के होते हैं, और सूर्य के आने से उनकी धुन और अधिक मजबूत हो जाती है। सत्यवक्ता होते हैं, सूर्य के आने से स्पष्टवादी भी हो जाते हैं। क्योंकि धनु लग्न के जातक में यदि हम देखें तो पहली बात तो द्विस्वाभाविक राशि है, तो द्विस्वाभाविक राशि होने के कारण जातक का स्वभाव भी बदलता रहता है। लेकिन यहां जब सूर्य आ जाता है तो वह उसके द्विस्वभाव को भी थोड़ा कंट्रोल में करता है, और जातक के अंदर जो स्पष्टवादिता है वह बढ़ जाती है। जातक उच्च पद को प्राप्त करने वाले होते हैं, जातक उच्च पद को प्राप्त करते ही करते हैं, और अक्सर जातक जो है शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले देखे जाते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में उच्च पदों की बात कर सकते हैं, उच्चतम पदों की बात कर सकते हैं। आप लेक्चरर की बात करते हैं, प्रोफेसर्स की बात करते हैं, प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, और हो सकता है यदि हम इन सभी पदों की बात ना करें तो जातक किसी कोचिंग सेंटर का, किसी शिक्षा के क्षेत्र में किसी स्कूल का डायरेक्टर हो, स्वयं का स्कूल हो। बात शिक्षा के क्षेत्र की है, ज्ञान तो उसके पास होगा ही होगा, लेकिन वह शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, ज्ञान के प्रसार के लिए इस प्रकार से भी कार्य कर सकता है। अब सूर्य के यहां आने से कुछ तो समस्याएं भी आती हैं, क्योंकि यदि हम सूर्य के कारकत्वों की बात करेंगे तो सूर्य के कारकत्वों में गर्मी है, तेज है, धनु में तेज है, और यह तेज बढ़ गया तो जातक जिद्दी हो जाते हैं, अधिक गुस्सैल हो जाते हैं। पहले ही उनके अंदर गुस्सा होता है, अधिक गुस्सैल हो जाते हैं। तानाशाही वाली आदत भी जातकों के अंदर देखी जा सकती है, क्योंकि सूर्य यहां आकर जातक को तानाशाही वाले गुण दे देते हैं। यहां जातकों का व्यक्तित्व भव्य हो जाता है, चेहरे पर ओज विद्यमान होने लगता है, क्योंकि हम यहां दो दो अग्नि तत्वों की बात कर रहे हैं। और फिर अग्नि तत्व भी कैसे, क्योंकि यहां ओज की बात हो रही है, तेज की बात हो रही है, तो हम जातक की धार्मिकता में जो रुचि है, जातक की धार्मिकता में जो रुझान है, उससे भी हम नकार नहीं सकते। कालपुरुषी कुंडली में यह राशि नवम भाव में होती है, और यहां लग्न में है, और यहां पर हम सूर्य की बात कर रहे हैं। तो धनु लग्न में सूर्य नवम भाव का स्वामी है, यानी धर्म भाव का स्वामी है, और वह लग्न के साथ, व्यक्तित्व के साथ जुड़ गया है। तो जब जातक के अंदर आध्यात्मिकता बढ़ती है, जब जातक आध्यात्मिकता के चरम की ओर अग्रसर होता है, तो उसके चेहरे पर तेज व्याप्त हो ही जाता है। अब यदि सूर्य यहां पर पीड़ित अवस्था में हो जाए, लग्न यदि पीड़ित हो रहा हो, और यदि लग्नेश भी पीड़ित हो, तो हम कुछ हानि की बात भी करेंगे। हम यहां पर सूर्य के होने से पद, प्रतिष्ठा, मान, ख्याति सबकी बात करते हैं, लेकिन यदि सूर्य पीड़ित हो जाता है तो हम मान हानि की बात भी करते हैं। जातक के जीवन में मान हानि के भी बहुत से ऐसे अवसर हो जाएंगे जो उसे मान हानि देते हैं, जातक के सम्मान को ठेस पहुंचती है। ऐसी परिस्थितियां सूर्य के पीड़ित होने से होती हैं, और सूर्य के पीड़ित होने से जातक के अपने पिता के साथ मतभेद भी बढ़ सकते हैं, दोनों के बीच में सामंजस्यता की कमी आ सकती है। हम यहां नेत्र से संबंधित विकारों की बात भी कर सकते हैं, सिर से संबंधित पीड़ा की बात भी कर सकते हैं। यह सब बातें हम तब करेंगे जब सूर्य पीड़ित हो।
और यदि सूर्य मृत अवस्था में हो तब भी हम सूर्य के फलों में कमी देखते हैं। हमने कई ऐसे धनु लग्न के जातक देखे हैं जिनके लग्न में सूर्य है लेकिन वह अपने जीवन में तरक्की नहीं पा पाते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य उनका कमजोर अवस्था में बैठा होता है, मृत अवस्था में सूर्य बैठा है। तो ऐसी अवस्था में उन्हें सूर्य के पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं और वह अपने जीवन में आगे बढ़ने में असमर्थ होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें सूर्य की आराधना बताई जाती है, सूर्य से संबंधित नग की बात करते हैं, वह भी पहना जाता है। और यह सब कुंडली की विभिन्न परिस्थितियों को समझते हुए ही हम बताते हैं। फिर हम बात करते हैं सूर्य के सप्तम पर दृष्टि होने की। तो यहां पर सूर्य की सप्तम पर दृष्टि यदि हम देखें तो यहां बुध की राशि है, मिथुन राशि आती है और सूर्य और बुध आसपास ही हमेशा प्राप्त होते हैं। तो यदि सूर्य और बुध साथ में बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कि बुध का स्वयं के घर पर दृष्टिपात होगा और यह चूंकि उसका स्वयं का घर है तो वह अपने घर को संभालने की भरपूर चेष्टा करेगा। सूर्य का तेज यहां पर जातक के जीवन में जीवन साथी के साथ मतभेद उत्पन्न कर सकता है, लेकिन यदि बुध उसके साथ ही बैठ जाए लग्न में तब भी जातक का वैवाहिक जीवन बच जाता है। और यदि बुध आसपास है तो तात्कालिक रूप से बुध और सूर्य मित्र हो जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में भी सूर्य उस घर को बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। भाग्येश होने के नाते यहां पर जो दृष्टि है वह अच्छी है, लेकिन एक तो सूर्य के तेज के कारण हम यहां पर थोड़ी सी समस्या देख सकते हैं। दूसरा, यदि सूर्य के तेज के कारण भी समस्या ना समझें तो हम यहां सूर्य के स्वयं के जो कारकत्व होते हैं, जो क्रूरता वाले कारकत्व होते हैं, उनकी वजह से थोड़ी बहुत समस्याएं हम देख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे मकर लग्न की। मकर लग्न के प्रथम भाव में यदि सूर्य आ जाए तो मकर लग्न के लिए सूर्य अष्टमेश है। अब यहां पर सूर्य यदि लग्न में बैठे होंगे तो अष्टमेश का लग्न में जाना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें हम सहचर्य का नियम कहते हैं। उस नियम के अनुसार सूर्य को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है, यानी सूर्य जिस भाव में भी बैठेगा उस भाव में वह अष्टमेश होने के जो नुकसान है वह नहीं देगा। वह स्वयं के कारकत्वों के जो नुकसान है वह दे सकता है, लेकिन अष्टमेश होने के नुकसान यहां पर जातक को प्राप्त नहीं होंगे। और सूर्य मकर लग्न में ही अष्टमेश होता है। अब यहां पर यदि सूर्य प्रथम भाव में चला जाता है तो हम जातक के जीवन में सफलताएं देखेंगे, लेकिन वैसे भी मकर लग्न में हम सफलताएं थोड़ा सा विलंब से देखते हैं और यहां सूर्य के जाने से हम अनुशासन जातक के जीवन में अधिक देखेंगे। जातक अनुशासित होंगे, गुप्त विद्याओं को प्राप्त करने वाले होंगे, गुप्त विद्याओं में रुझान होगा उनका, यानी जातक के जीवन में कुछ गुप्तता भी देखी जा सकती है, भले ही सफलता विलंब से प्राप्त हो। यहां यदि सूर्य प्रथम भाव में आकर बैठता है तो चूंकि शनि का घर है, मकर लग्न के जातक पहले से ही आध्यात्मिकता के ओर अग्रसर होती है। अब ऐसे में सूर्य यदि यहां जाकर बैठ जाता है तो इस लग्न के जातकों में आप वैराग्य के गुण देख सकते हैं, संन्यास के गुण देख सकते हैं। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी यह वैराग्य और संन्यास की ओर अग्रसर हो सकती है, क्योंकि इनके जीवन में सूर्य जब अनुशासन देता है उसके साथ साथ भव्यता भी देता है। अब यहां पर हम कुछ परेशानियां जातक के जीवन में अवश्य देखते हैं। जातक को सिर से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, नेत्र से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। यदि शनि तात्कालिक रूप से मित्र हो जाए सूर्य के आसपास ही हो, 4 घर इधर या 4 घर इधर, यदि शनि उपस्थित हैं तो वह सूर्य के तात्कालिक मित्र हो जाएंगे और तात्कालिक मित्र होने की अवस्था में सूर्य वहां संभावस्थ हो जाएंगे, यानी लग्न में। तो ऐसी अवस्था में हम जातक के जीवन में सफलता अवश्य देखते हैं। हाँ, क्रोध थोड़ा सा जातक का बढ़ा हुआ प्राप्त होता है,
लेकिन जातक के जीवन में अहंकार की स्थिति भी बढ़ जाती है। जातक अहंकारी हो सकती है। एक तो शनि का पहले से ही रुतबा है, फिर पिता सूर्य भी वहां आ गए और अधिक रुतबा बढ़ गया। क्योंकि आप देखते हैं कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति कहा जाता है और यह दिन बड़ा शुभ माना जाता है। तो हम यहाँ मकर में सूर्य के जाने से शुभता भी देखते हैं। अशुभता तो हम तभी देखते हैं जब सूर्य स्वयं पीड़ित अवस्था में हो या शनि पीड़ित अवस्था में हो, जो कि इस लग्न का स्वामी है। तो हम यहाँ पर समस्याएं तभी देखेंगे जब सूर्य पीड़ित होगा। हाँ, अब यहाँ पर हम बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो सूर्य की दृष्टि जब दाम्पत्य पर पड़ती है तो हम समस्याएं अवश्य देखते हैं, क्योंकि दाम्पत्य में जो राशि आ रही है वह कर्क राशि आ रही है। कर्क जल तत्व है। जल तत्व में जब सूर्य की दृष्टि पड़ती है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर अग्नि तत्व की बढ़ोतरी होनी प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे में जातक का अपने जीवन साथी के साथ मनमुटाव बढ़ जाता है, बढ़ सकता है। हम चंद्र की स्थिति को भी यदि कुंडली में देख लें ऐसी परिस्थितियों में तो ज़्यादा बेहतर है। कोई भी फलित करने से पहले हमें अन्य ग्रहों की स्थितियों को भी देखना चाहिए। तो हम सप्तमेश की स्थिति को भी देखें, तभी हम किसी प्रकार के फलित पर पहुंचे तो ज़्यादा बेहतर है। अब इसकी दृष्टि के कारण साझेदारी के जो व्यापार होते हैं उनमें भी समस्याएं जातक के जीवन में देखी जाती हैं। लंबी यात्राओं में भी समस्याएं देखी जाती हैं। अब सूर्य के लग्न में होने से जातक धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, गुप्त रहस्यों की ओर उनका रुझान बहुत अधिक होता है, गूढ़ विद्याओं की ओर। और रुझान के साथ साथ ऐसे जातक गूढ़ विद्याओं में पारंगत भी हो जाते हैं। जातक अपने पिता का सम्मान करने वाले होते हैं, लेकिन यदि पीड़ा हो जाए यानी सूर्य पीड़ित हो जाए तो यही सम्मान जातक के जीवन में मतभेद के रूप में परिवर्तित हो सकता है। जातक उच्च पद तक पहुंचने वाले अवश्य होते हैं यदि सूर्य पीड़ित ना हो, या हम कहेंगे कि लग्नेश भी पीड़ित ना हो, लग्नेश अच्छी अवस्था में हो, सूर्य वहां बैठे हो, उनकी आपस में मित्रता हो तात्कालिक रूप से, यानी कि समभावस्थ हो जाए, तो हम जातक के जीवन में बहुत सारे अच्छे फलों की बात भी देखते हैं। जब सूर्य लग्न में आएगा तो लग्न कोई भी हो, कहीं ना कहीं जातक के जीवन में व्यक्तित्व में विकास अवश्य देखा जाता है। यानी जातक का व्यक्तित्व भव्य बनता ही बनता है। और ऐसे में जहां मकर लग्न की बात हो रही है तो मकर लग्न को हम पहले ही कहते हैं आध्यात्मिक लग्न, और सूर्य सभी ग्रहों का राजा है। जब वह आध्यात्मिक लग्न में आकर बैठ गया है तो वह आध्यात्म को और अधिक बढ़ा देता है। और जब आध्यात्म बढ़ेगा तो जातक के जीवन में व्यक्तित्व में विकास होगा। फिर हम बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के प्रथम भाव में यदि सूर्य आ जाए, वायु तत्व का लग्न है, तो सूर्य के तेज में और अधिक वृद्धि हो जाती है। हम जब भी शत्रु भावस्थ सूर्य को देखते हैं तो हमें वहां पर यह भी देखना अति आवश्यक हो जाता है कि जिस भाव में सूर्य बैठे हैं उस भाव का स्वामी तात्कालिक रूप से सूर्य के साथ किस स्थिति में है, यानी वह तात्कालिक मित्र है या तात्कालिक शत्रु है, तो यह देखना भी अति आवश्यक है। फिर सूर्य की स्थिति, सूर्य यदि मृत अवस्था में हो, पीड़ित हो, तो हम जातक के जीवन में जितने भी अच्छे फलित होते हैं उनके अंदर थोड़ी कमियां देख लेते हैं। बहुत अधिक नुकसान की बात हम कभी भी नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि सूर्य लग्न में है। नुकसान तो वह करेगा, लेकिन वह नुकसान कब करेगा, कैसे करेगा, यह कुंडली में आपको देखने के बाद में समझ में आने लगता है। तो कुंभ लग्न के प्रथम भाव में यदि सूर्य हो तो जातक मेहनती होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन जातकों के जीवन में उग्रता अधिक देखी जाती है। जातक क्रोधी हो जाते हैं। हाँ, वाणी, ज्ञान, व्यक्तित्व, यह सब जातक के पास जो उपलब्ध होते हैं वह लोगों को सम्मोहित करने वाले होते हैं, क्योंकि यहां जो सूर्य की ऊर्जा है वह कुछ इस प्रकार की बनती है, क्योंकि वायु तत्व की राशि में है,
प्रसार होगा अग्नि का, तो जातक की वाणी भी प्रभावशाली होगी, जातक का ज्ञान भी बहुत अधिक होगा, जातक का व्यक्तित्व इतना भव्य हो जाएगा कि उसके व्यक्तित्व को देखते ही लोग सम्मोहित हो जाएं, लोग उसकी ओर स्वतः ही आकर्षित हो जाएं। और सूर्य यदि लग्न स्वामी शनि के साथ में तात्कालिक रूप से मित्र हो जाएं, तो जातक को अपने जीवन में उच्च पद की प्राप्ति अवश्य होती है। और जो उसके उच्च अधिकारी हैं, जो उसके सीनियर्स हैं, उनके साथ में जातक के संबंध बहुत अच्छे बनते हैं। उनके साथ संबंधों में कभी भी कोई कमी नहीं आती है। जातक अपने जीवन में मान, सम्मान, ख्याति ये सब कुछ प्राप्त करता है। मित्रतापूर्ण व्यवहार करने वाला होता है जातक। संगठनात्मक कौशल जातक के अंदर उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि सूर्य इस प्रकार के गुण इन जातकों में अवश्य देता है। और चूंकि हम यहाँ वायु तत्व और अग्नि तत्व की जब भी बात करेंगे तो हम प्रसार की बात करेंगे। जब प्रसार होगा तो कुछ ना कुछ बढ़ेगा ही, कम तो नहीं होगा। और जब हम सप्तम भाव पर दृष्टि की बात करते हैं तो यहाँ पर स्वयं सूर्य की राशि सिंह होती है। तो हम सूर्य लग्न में और सिंह राशि सप्तम में, यानी स्वामी उसका भी सूर्य है, तो जातक के अपने जीवन साथी के साथ में मतभेद तो होते हैं। ये जो मतभेद होते हैं यह अहम के मतभेद होते हैं, जिसे आप ईगो कहते हैं। ईगोइस्टिक जो समस्याएं होती हैं वह जातकों के अंदर, यानी कि दोनों पति पत्नी के अंदर, वह देखी जा सकती है। वैवाहिक जीवन वैसे उत्तम होता है क्योंकि सूर्य स्वयं के घर को कभी नहीं बिगाड़ेगा। स्वयं के घर पर दृष्टि डाल रहा है, वह कभी नहीं बिगाड़ेगा। जातक का यदि हम साझेदार के साथ में संबंध कहें, अगर कोई व्यापार वह साझेदारी में कर रहा है तो वहां भी हम उसके अच्छे साझेदारी की बात समझ पाएंगे। शर्त सिर्फ इतनी है, सूर्य पीड़ित अवस्था में ना हो, मृत अवस्था में ना हो। और यदि लग्नेश के साथ में तात्कालिक मित्रता हो जाती है तो फिर सारी बाधाएं खत्म। जातक के जीवन में आप हर चीज अच्छी देखेंगे, उत्तम देखेंगे, उच्च पद भी देखेंगे, जातक के व्यक्तित्व में निखार भी देखेंगे। सब कुछ जातक को प्राप्त होने वाला है। अंततः हम बात करेंगे मीन लग्न के प्रथम भाव में सूर्य के फलों की। अब मीन लग्न जल तत्व का लग्न है, बात फिर वहीं आ गई। अब सूर्य अग्नि तत्व है, तो यहां मीन लग्न में आके सूर्य थोड़ा सा कमजोर महसूस करता है, क्योंकि जल के अंदर है अग्नि, उसको भड़कने में समय लगता है, थोड़े से ठंडक उसके अंदर भी आ जाती है। तो यहां सूर्य थोड़े से आप उदास प्रवृत्ति में देख सकते हैं, बहुत अधिक नहीं, लेकिन थोड़े बहुत उदास प्रवृत्ति में आप देख सकते हैं। अब चूंकि मीन लग्न द्विस्वाभाविक भी है और यहां पर जो सूर्य है वह षष्ठेश होकर लग्न में जाके बैठी है। अब फिर वही प्रश्न आता है, क्या सूर्य यहां पर हानि करेंगे? रोग, रिपु, ऋण, इन सबसे संबंधित जातक के जीवन में क्या फल होंगे? तो सहचर्य का नियम पहले लग जाएगा कि सूर्य यहां षष्ठेश होने के जो फल हैं वह जातक को नहीं देंगे, लेकिन स्वयं के कारकत्वों के फल अवश्य देंगे। अब यहां पर सूर्य और गुरु मित्र भी हैं, लग्न में सूर्य गए हैं, लेकिन सूर्य यहां थोड़े से उदासीन हो गए हैं। और सूर्य आरोग्यता के कारक है, कारक वह आरोग्यता के हैं, लेकिन स्वामी यहां रोग भाव के हो गए हैं, तो यहां थोड़ी सी कन्फ्लिक्शन की स्थिति बन गई। जातक के जीवन में काहे बगाए रोग तो उसको घेरते ही रहेंगे, लेकिन रोगेश सूर्य हैं। हम बड़े रोगों की बात जीवन में नहीं देखेंगे। रोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, शत्रु आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ऋण भी आता रहेगा, जाता रहेगा। यह सब परेशानियां जातक के जीवन में लगातार लगी रहेंगी, लेकिन इनसे हम कोई बड़ी हानि जातक के जीवन में नहीं देखते हैं। हाँ, जातक थोड़े कमजोर हो सकते हैं। जातक का जो ओज है वह कभी कभी कम हो सकता है, यदि सूर्य पीड़ित भी हो जाए या मृत अवस्था में बैठे हों, तब हम उनके ओज में भी पीड़ा देख सकते हैं, जिसे हम ऑरा कहते हैं। हम उस ऑरा की बात कर रहे हैं कि जातक को देखते ही यदि आप उससे सम्मोहित हो जाते हैं, इसका मतलब है उसका ऑरा बहुत अच्छा है। और यदि आप उसे देखकर आपको लगता है कि नहीं ऐਵੇਂ ही है, तो उसका ऑरा कमजोर है।
नहीं होता कभी कभी आप किसी को देखते हैं और आप उसको चेहरा पसंद नहीं आता आपको, यह उसका ऑरा है। और कई बार आपका ऑरा और उसका ऑरा, सामने वाले का ऑरा, आपस में जब टकराता है तो वहां एक हेट लाइन क्रिएट करता है। ऐसी परिस्थितियां भी बनती हैं। तो यहां पर जातक का ऑरा थोड़ा सा कमजोर हो सकता है यदि सूर्य पीड़ित हो या मृत अवस्था में हो। जातक के अंदर क्रोध अधिक देखा जा सकता है। जातक के जीवन में कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्याएं देखी जा सकती हैं। यह सब बातें हम सूर्य के मीन लग्न के प्रथम भाव में होने की कहेंगे। लेकिन जब हम इसके अच्छे फलों की बात करते हैं तो हम यहाँ पर, चूंकि गुरु का लग्न है, गुरु स्वामी है मीन लग्न के, और गुरु यदि आसपास ही हो यानी तात्कालिक रूप से मित्र हो जाए तो अति मित्र की श्रेणी में आ जाएंगे। ऐसे में जातक को उच्च पदों की प्राप्ति होती है। जातक अध्यात्म के भी चरम तक होता है। जातक बड़े बड़े महंतों की जब हम बात करते हैं, आप उनकी कुंडली में इस प्रकार के योग देख सकते हैं। हम बड़े पुजारियों की बात करते हैं, बड़े बड़े संतों की बात करते हैं, आप उनकी कुंडली में भी इस प्रकार के योग देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप भौतिक जगत की ही सफलता की बात करें, आध्यात्मिक जगत में सफलता भी सफलता होती है। तो यहां जातकों को आध्यात्मिक सफलताएं भी प्राप्त हो सकती हैं। जातक के यदि सप्तम भाव की बात करें तो यहां जो सप्तम भाव है वह कन्या राशि का है, बुध का है। तो वही जो मिथुन राशि के साथ में बात आती है वही कन्या राशि के साथ बात आएगी। यानी बुध यदि स्वयं सूर्य के साथ बैठ के देख रहा हो तो लग्न में बुध नीच का कहलाएगा। लेकिन हम यहां नीच या उच्च की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यदि बुध की दृष्टि है अपने ही भाव पर तो हम उस भाव के मजबूत होने की बात करेंगे। दृष्टियों में वैसे भी हम नीचता नहीं मानती हैं। दृष्टि नीच या उच्च नहीं होती है, दृष्टि दृष्टि होती है। और यदि बुध आसपास होंगे तो वह नीच भी नहीं होंगे, लेकिन सूर्य के तात्कालिक रूप से मित्र होंगे। सूर्य और बुध वैसे सम है, तात्कालिक रूप से मित्र होने की अवस्था में मित्र हो जाएंगे। ऐसे में भी सूर्य इस लग्न के जातकों के जो वैवाहिक जीवन है उसके अंदर बहुत अधिक समस्याएं नहीं बनाएगा। हाँ, यात्राओं में थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, थोड़ी बहुत अड़चनें सूर्य के जो क्रूरता वाली स्थिति है, क्योंकि सूर्य एक क्रूर ग्रह है। हम उसे अशुभ ग्रह नहीं कहते हैं, हम कहते हैं क्रूर ग्रह है। कुंडली में जितने भी ग्रह हैं उनके अंदर से सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, इन सबको हम क्रूर ग्रह कहते हैं। ग्रह तो क्रूर है। अब वह अपनी क्रूरता कब कब दिखाते हैं यह कुंडली देखकर ही समझ में आता है। मित्र के लग्न में है क्रूरता कम रहेगी, शत्रु के लग्न में है क्रूरता बढ़ जाती है। यह छोटी छोटी बातें भी हमको साथ साथ ही समझते हुए चलना चाहिए, क्योंकि जब हम और अधिक आगे बढ़ेंगे तो हम सभी चीज़ों को मिलाकर फलित बनाएंगे। तो यहाँ तक की जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो, सटीकता के नज़दीक लगी हो, गहराई को छूती हुई लगी हो, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सभी लग्नों में चंद्र के फल की, यानी कि हम सभी लग्नों के प्रथम भाव में चंद्र के फल की बात करेंगे। तो आपके यदि लग्न में चंद्र बैठा हुआ है तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार के फल देगा। लेकिन हमने यहां देखा कि 4-4 लग्न लेते हुए भी हमारी वीडियो लंबी हो रही है, तो हम थोड़ा सा और परिवर्तन कर रहे हैं। अगले वीडियो से हम 2-2 लग्न लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।